तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का एक काफ़ी बड़ा सर पोर्शन। आपका साउंड बहुत कम आ रहा है। साउंड बहुत कम ही है। सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में। नो नो सर। 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 नो हाँ, सर। थोड़ा सा देख लो भाई। मैं भी क्योंकि आज वर्क एट होम पर हूँ ना, तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो। आई एग्री। बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और कल मैं रहूँगा स्कूल में, तो स्कूल से कल मैं ले पाऊँगा वाईफाई की मदद से। ठीक है, चलो। तो आज हम चैप्टर का काफ़ी वाइड पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें पहला पोर्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, एंड जिसमें कह सकते हो कि एग्ज़ाम में 3 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं, और वो है मैस्लोस नीड हायरार्ची थ्योरी। मैस्लो, जिस तरह से हमारे दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, फेयोल एंड टेलर, और उनके प्रिंसिपल्स बाय मीन्स मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन उनके प्रिंसिपल्स के और टेक्निक्स के थ्रू पढ़ा हुआ है। कुछ वैसे ही समझ लो, ये भी मैनेजमेंट के एक एक्सपर्ट हैं, जिनके इस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन को हम अपने मोटिवेशन के टॉपिक के अंदर कवर करते हैं, मैस्लो की नीड थ्योरी। और मोटिवेशन के अंदर आता है इसलिए क्योंकि ये इस थ्योरी में ये सिखाएंगे कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग मोटिवेट होते हैं, और उनके मोटिवेशन की चीज़ें क्या क्या होती हैं, कितनी होती हैं, और सबसे पहले क्या मोटिवेट करता है लोगों को, और सबसे लास्ट में क्या चीज़ होता है जो फुलफिल वो कर पाते हैं। इन चीज़ों को इन्होंने डिस्क्राइब किया एक ऑर्डर में, और कब किया है, कैसे किया, वो सारी बातें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ लिखी गई हैं। जो चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है समझने समझाने के लिए, वो तुम लोग को पढ़ना होगा। मेन जो चीज़ है वो मैं बता दूंगा। तो आज का टॉपिक पहला तो ये हो जाता है, और ये है उसका एक शॉर्ट समरी, जिसको मैं यहीं से शुरुआत भी करूंगा। और उसके बाद मैस्लो की थ्योरी जब खत्म होती है, तो हम आएंगे चैप्टर के दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रियली अ बिग टॉपिक पर आएंगे, और जो कि काफ़ी इजी है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसके बारे में मैंने 2 एक दिन पहले क्लासेस ले रहा था जब, तब भी तुम लोगों से एग्जाम्पल्स मैंने पूछे थे, तुम लोगों ने भी उसमें जस्टिफिकेशन दिया था। तो जैसा देख रहे हो इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के कुछ नाम और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के भी कुछ नाम। तो आज पूरी कोशिश रहेगी कि हम इन सबको कवर कर सके, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की मीनिंग और उसके कुछ जो एग्जांपल्स दिए उन सब की मीनिंग को, एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और उनके अंदर आने वाले सारे एग्जांपल्स को। और ये जो आज का लेक्चर है, टॉपिक है हर तरह का, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे बोर्ड एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, या केस बेस्ड क्वेश्चन हो, हर तरह से इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई टॉपिक या क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। ये मान के चलो ऑलमोस्ट श्योर है कि इन दोनों ही टॉपिक्स में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 3 नंबर का हो सकता है, 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 4 या 6 मार्क्स, किसी भी जगह पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है। गॉट माई पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैस्लो की नीड थ्योरी के बारे में जैसे मैंने कहा, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो तुम लोग का काम है उसको पढ़ लेना, कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उन्होंने कब इसको पब्लिश किया, किस बुक से पब्लिश किया, वगैरह वगैरह। वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, उस पैराग्राफ को पढ़ लेना तुम लोगों का काम है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो, इस पिरामिड को पहले ध्यान से सब लोग देखेंगे, और उसके लेफ्ट एंड राइट साइड कुछ लिखा है उसको समझेंगे। एंड अगेन, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ये दोनों कॉर्नर में जो दिए गए एग्जांपल्स हैं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। देखो, ये जो पिरामिड है, सभी लोगों ने पहले भी पिरामिड अपने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में एक बार देखा है सब लोगों ने? यस सर। किस यस चैप्टर? सर। सर किस चैप्टर चैप्टर? 1 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी गुड। तो वहां पे हमने पिरामिड देखकर ये समझने की कोशिश की थी कि पिरामिड देने के पीछे मेन मकसद क्या है, ये बताना कि सबसे पहले जो नीचे बेस है वही आएगा, और सबसे आखिर में आएगा जो सबसे ऊपर दिख रहा है, इसलिए पिरामिड को फॉलो कराया गया। यहाँ भी वही मकसद है। यहाँ पर हम ह्यूमन नीड्स को कैटेगराइज कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर नाम दे करके, हम इन द सेंस कि मैस्लो की बात कर रहे हैं, मैस्लो ने ऐसा बताया, ये उनके ओपिनियन है, और जिसको वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया। और नो डाउट, हमेशा की तरह चीज़ों को कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो इनके भी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया है, और वो भी सही चीज़ है, लॉजिक भी सही है अपनी जगह क्रिटिसिज्म करने का, उसको भी हम लेटर ऑन देखेंगे थोड़ा सा। खैर, फिलहाल उनका कहना है सबसे पहले ह्यूमंस की जो नीड्स होती हैं, जिसके लिए वो मोटिवेट होता है, बाय मीन्स अपने आप को स्टिमुलेट करता है, उनके ड्राइव्स एक्टिव होते हैं, वो है उनके बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब तो हम पढ़ेंगे ही अभी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से अभी ही समझ सकते हो, और वो एग्जाम्पल देखो 2 तरह से दिए हैं। पहला है यहाँ पर इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स ऑफ नीड, मतलब ये उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें हो गई जो उनकी नीड्स की है, इस कैटेगरी की।
और ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं लोगों की नीड्स लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लाइफ से रिलेटेड बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, तो वो है नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, जिसको हम सभी लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, रोटी, कपड़ा और मकान। ये वो बेसिक नीड्स हैं जिसको हर एक इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में, जिसके बिना शायद वो सरवाइव नहीं कर सकता। और वैसे ही यही फिजियोलॉजिकल नीड्स की मीनिंग निकल के आती है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बात करते हैं बेसिक सैलरी की, जब कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसकी बेसिक जो नीड्स हो सकती हैं या होती हैं वो उसकी सैलरी ही होती है। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तो ये चीजें हैं जो अभी हम ऊपर जब जाएंगे तो वहां पर दोबारा से ये बातें लिखी होंगी, लेकिन अभी हम उन चीजों को यहां से देखकर ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा देखो कहने का ये मतलब क्यों था कि जितना इंपॉर्टेंट ये पिरामिड है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेफ्ट साइड या राइट साइड में दिए गए एग्जांपल्स हैं। अब मान लो एग्जांपल कैसे एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ basic physiological needs from organizational point of view, esteem needs from organizational point of view, ऐसे कर करके दिया जा सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास जिनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ सकते हैं। तो देखो कितने टोटल नीड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 नीड्स बताए गए हैं इस पिरामिड में। और अगर लेफ्ट साइड देखो तो 1 2 3 4 5 यहां भी है, राइट साइड आ जाए तो 1 2 3 4 और 5 यहां भी है। तो ये बात क्लियरली है कि किस तरह से और क्यों इस तरह बनाया गया है। और सब लोगों के लिए मेरे सजेशंस हैं कि जरूर कम से कम एक आध बार इसको अपने रफ में प्रैक्टिस कर लेना इस पूरे पोर्शन को, क्योंकि ये तुम लोग के किसी भी एक्सप्लेनेशन को वेल एंड क्रिएटिव आंसर में कन्वर्ट कर सकता है। एंड वी ऑल नो दैट कि अब ऑब्जेक्टिव नहीं, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। एंड रेस्ट जो होगा वो तो फ्यूचर है। तो तैयारी जब तुम लोग करो तो इस चीज की तैयारी करो कि लिखना कैसे है। तो ये हो गया हमारा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब मैस्लो का कहना है जब किसी ह्यूमन बीइंग का बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो जाता है, जब उसको रोटी कपड़ा मकान या ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी मिल जाता है, यानी उसका अरेंजमेंट हो जाता है, या कहें तो उस नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है, तब वो अगले नीड्स की तरफ बढ़ता है। अच्छा एक बात सब लोग जानते हो, इकोनॉमिक्स पढ़े हो सभी लोग, नीड्स लिमिटेड होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं? Sir, unlimited. Sir, unlimited. अनलिमिटेड होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स का नेचर है कि कभी भी जो नीड यानी वांट्स हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। एक चीज सेटिस्फाइड हुई नहीं कि अगला अनसेटिस्फाइड नीड्स पूरा सामने दिखता है हमें। तो कुछ वैसा ही मैस्लो का कहना है। मैस्लो का कहना है कि जैसे ही बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हो जाता है ह्यूमन बींग्स का, तब वो इसके तरफ बढ़ जाते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, मैस्लो का सेकंड रैंक उन्होंने प्रोवाइड किया सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को। अब देखो यहीं से क्रिटिसिज्म को अभी से समझ लो। किसी का कहना है या कई लोगों का कहना है कि जरूरी तो है नहीं कि भाई अगर ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लोग हैं तो हर एक को बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा करने के बाद सेफ्टी नीड्स की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि वो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद एस्टीम नीड्स की तरफ बढ़ जाए, या उसका पहला नीड ये आ जाए उसके आगे। मतलब ये जो रैंकिंग दी गई है मैस्लो के अकॉर्डिंग, तो उन सबका कहना है कि मैस्लो ने इस रैंक को जो प्रोवाइड किया है, इट इज नॉट कंपलसरी कि हर एक ह्यूमन बीइंग इसी रैंक वाइज अपने नीड्स को पूरा करता है। क्या ये बात तुम लोग भी एग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. बीइंग अ ह्यूमन मैं भी इस चीज को एग्री करता हूं कि यस ऐसा बिल्कुल है कि हर नीड्स को एक रैंक में देना कहां तक उचित है, और ये कहना कि इसके बाद ये नीड्स आता है या आएगा। तो खैर हमने फिर कहा कि ये चीज मैस्लो के दिए गए थ्योरी है, तो हमें अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना ही होगा। और एग्जाम में भी जब लिख कर आएगा कि मैस्लो की थ्योरी एक्सप्लेन करिए, तो मैस्लो के वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और चाहे वो रियलिटी लगे ना लगे, हमें करना पड़ेगा फॉलो। खैर इतना भी इलॉजिकल नहीं है, इतना भी अनरियलिस्टिक नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट था सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। आवाज आ रही है मेरी? सर गुड मॉर्निंग। जी जी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ हाँ ठीक है सर, कर दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? आर यू ऑल गेटिंग माई वॉइस? आवाज आ रही है कि नहीं?
आवाज आ रही है सबको? सो हम लोग बात कर रहे थे कि क्रिटिसिज्म क्यों किया गया, और एज एन इंडिविजुअल हम भी एग्री करते हैं कि क्रिटिसिज्म करने लायक कुछ बातें जरूर हैं, बट नो डाउट जो बातें कही गई हैं सही लॉजिकल भी हैं कि ह्यूमन की नीड्स जरूर होती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अपने नीड्स को पूरा करने की कोशिश नहीं करता। और ये भी सच है कि कुछ नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ नीड बहुत कम होती हैं। जैसे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स दिया गया है, वो इसका एरिया इतना ज़्यादा है, तो यानी क्लियर है कि पिरामिड के बाकी के 4 नीड्स के अकॉर्डिंग अगर इसका एरिया हम कैलकुलेट करें मैथमेटिकली, तो क्या ये सबसे ज्यादा ही आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सबसे कम किसका Yes, नीड्स sir. मतलब निकल कर आएगा एरिया वाइज? Self actual needs. सब लोग इतना समझ पाए हो कि ये जो बात कही गई, क्वांटम की बात की गई, वो बिल्कुल ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नीड्स एज पर मैस्लो इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। तो सेफ्टी की नीड्स अगली आती है, सुरक्षा की नीड्स आती हैं। ये एग्जांपल से फिर एक बार समझो। तो जैसे इंडिविजुअल एग्जांपल्स दिए, नीड फॉर फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब हर एक इंसान चाहता है कि जब रोटी कपड़ा मकान उसको मिल जाए तो उसको फिजिकली सेफ्टी मिल सके। अब फिजिकल सेफ्टी का मतलब सभी लोगों को मालूम है कि उसको किसी तरह से नुकसान ना पहुंच रहा हो, कोई उसके ऊपर हमला ना करे, वगैरह वगैरह। एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, यानी कि फाइनेंशियली उसके पास चीजें मौजूद रहे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और जबकि ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आती है, पेंशन प्लान, जॉब सिक्योरिटी, उनके पेंशन का प्लान रेडी रहना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का तरीका रहे, और जॉब की सिक्योरिटी कि हाँ कभी भी हमको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। तो यहाँ दोनों जगहों पर सिक्योरिटी वर्ड आता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये हमारे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. So, हाँ, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि है सोशल और एफिलिएशन नीड्स। सोशल और एफिलिएशन नीड्स, अगेन यहां पर भी एग्जांपल से पहले समझो, बाद में हम इसकी मीनिंग को ऊपर से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें आता है नीड फॉर लव, फ्रेंडशिप, सोशल इंटरेक्शन। हर एक इंसान, देखो इंसान तो एक सोशल एनिमल पहले भी कहा जाता है, सब लोगों ने पढ़ा इस चीज को सोशल स्टडीज में। तो ये चीज क्यों कहते हैं, उसका रीजन सामने यही है कि हर एक इंसान चाहता है कि उसको कोई लव जरूर करे, माँ बाप है, दोस्त है, उनकी भी एक सोसाइटी है, फ्रेंडशिप रहे, सोशल इंटरेक्शन रहे। हम अलग अगर किसी जगह बैठे हैं, हमसे कोई नहीं बात करता है, हमें ऐसा फील कराता है कि हम इस दुनिया के है ही नहीं, तो इससे भी हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज हमारी एक नीड्स है, इसी को सोशल नीड या एफिलिएशन नीड्स कहा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन में इसके लिए एग्जांपल है कॉर्डियल रिलेशंस विद कलीग्स। जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा हो, कॉर्डियल हो। और कॉर्डियल का मतलब कुछ ऐसा ही जैसे कि यहां दिया गया। इतना इंग्लिश सब लोगों ने पढ़ा है, सब लोग जानते हो इस बात को। तो यहां तक 3 नीड्स पूरे हो चुके, साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और सोशल नीड्स। चौथा आता है एस्टीम नीड्स। वर्ड्स को पढ़ने पर शायद कई लोगों को समझ में आ रहा हो और शायद कई लोगों को ना समझ में आ रहा हो कि एस्टीम नीड्स क्या होता है। तो इसका इंडिविजुअल एग्जांपल है नीड फॉर स्टेटस। सोसाइटी में हमारा खुद का स्टेटस, अब इसको तो हम लोग आम बोलचाल में अच्छे से यूज करते ही रहते हैं कि इस हमारी सोसाइटी कैसी है, उस सोसाइटी में हमारा स्टेटस क्या है। कई लोगों का स्टेटस बड़ा ही अच्छा होता है, रिच माने जाते हैं, कई लोग पुअर माने जाते हैं, फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली। क्योंकि रिच वर्ड का मतलब ऑलवेज फाइनेंस से लिया जाए ऐसा नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ये पैसों का अमीर जरूर है लेकिन दिल से बहुत गरीब है ना। कई बार बोलते हैं बिहेवियर वाइज ये अच्छा नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा दिल का है, बहुत ही ज्यादा साफ, सच्चाई, ईमानदार, सब कुछ ऐसा ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेटस हमारी सोसाइटी में। तो ये है इंडिविजुअल नीड्स एस्टीम नीड्स के अंदर। अगर इसी को ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो है प्रमोशन और जॉब टाइटल। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमको हमारे जॉब के टाइटल से ही जाना जाता है कि हम मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, वर्कर हैं, या एम्प्लॉय हैं, या अकाउंटेंट हैं, या क्या है। तो ये है हमारा एस्टीम नीड्स ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट आते हैं हम लोग पॉइंट पर, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये है एकदम से कह सकते हैं ना जिसको कि लाइफ का कोई ना कोई टारगेट सभी का ऐसा जरूर होता है कि आदमी कहता है कि इसको अगर अचीव कर लिया तो हम मानेंगे कि हमने, कहते हैं कि गंगा नहा लिया, हम कहेंगे कि हमने जो है वो अचीवमेंट कर लिया जो दुनिया में रह करके अचीव करना सबसे मुश्किल टास्क है। मतलब सबके लिए कोई ना कोई ऐसा एक
पर्टिकुलर टारगेट जरूर हो सकता है, कहते हैं कि लाइफ टाइम लग सकता है उस चीज को अचीव करने के लिए। जैसे अगर एक बात करूं नॉर्मल वेज में कि एक आईएएस किसी को बनने का सपना वो उसने बहुत समय से देखा हो बचपन से ही, तो आईएएस बनना बहुत इजी काम तो है नहीं किसी के लिए भी। तो जब वो आईएएस बन जाता है तो ऐसा नहीं कि उसकी नीड्स पूरी हो गई, लेकिन हम बिल्कुल ये एक्सेप्ट करते हैं कि हर एक जॉब प्रोफाइल में सबसे ऊंचा अगर कोई जॉब प्रोफाइल है तो वो आईएएस है, और उसके पासिंग परसेंटेज बहुत रेयर, बहुत कम होते हैं, तो उसका एक स्टेटस ही अलग है। तो जब किसी को वो मिल जाए तो वो समझने वाली बात है, कितनी बेहतर बात है। जैसे कि खासकर हम तब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरा सपना है कि मेरे घर पर एक ऐसी गाड़ी रहे जिस गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी हुई हो, और डेफिनेटली ये तभी हो सकता है जब हम लोग उस रैंक पे काम कर रहे होते हैं और ये प्राउड की फीलिंग होती है। तो ये हमारे खाने पीने के नीड्स को लेकर रिलेट नहीं करता है, ये हमारे सेफ्टी की नीड्स को पूरा नहीं करता, ये हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स को पूरा करता है। तो इंडिविजुअल एग्जांपल्स के हो गए नीड फॉर ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी कुल मिलाकर आत्मसंतुष्टि वर्ड से अगर डिनोट करें तो गलत नहीं होगा इस जगह पर। और ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है चैलेंजिंग जॉब और अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जो हमें जॉब मिला वो चैलेंजिंग हो, जिसको कोई और ना कर पाए, उसमें कंपटीशन की भरमार हो और हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये साबित हम करके दिखा दें, या फिर हमें जो टारगेट्स दिए गए उसको हम अचीव कर सकते हैं या कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसको मैं हिंदी में कह रहा हूं आत्मसंतुष्टि। क्या सबको क्लियर हो गई सारी बातें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये ऑलमोस्ट मैंने ये मैस्लोस थ्योरी पूरा बता ही दिया है, फिर भी अब मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ बातों को रीड आउट करने के लिए जो यहाँ थियोरेटिकली लिखा गया है। तो देख सकते हो पहला नीड बताया गया है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द बेसिक फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड इंक्लूड नीड फूड शेल्टर, ये सब हमने ऑलरेडी एग्जांपल पढ़ लिया। दिस नीड्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हायरार्ची एंड बेसिक सैलरी हेल्प टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। तो देख सकते हो ओवरऑल हमारे ये एक्सप्लेनेशन कुछ अलग या यूनिक नहीं है, जो बातें हमने वहां पढ़ी थी वही सब बातें यहाँ पे दोबारा रिपीट की गई हैं, बस सेंटेंस के फॉर्म में है। तो मैं तो यही कहूंगा सब लोगों से कि जब कभी इस चीज को रिवाइज करना हो तो इन सबके वन बाय वन सारे लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरत चीज तुम लोग को जो है वो ये है, इस पिरामिड को देखो और दोनों नीड्स के एग्जांपल्स को देखो, खुद ब खुद देखोगे कि इस टॉपिक को तुम लोग तैयार कर चुके होगे। खैर दूसरा आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। फिजिकल और इमोशनल हार्म से हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मोटिवेटर्स लाइक बेनिफिट्स ऑफ पेंशन प्लान, जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एटसेट्रा हेल्प टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। और उसके बारे में और जानना है तो आगे लिखा ही हुआ है, देख सकते हो लिखा है फिजिकल सिक्योरिटी दैट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट डेथ, इंजरी, इलनेस, ये सब चीज आ गया हमारा फिजिकल सिक्योरिटी में। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अंदर क्या आ गया, तो जैसे सिक्योरिटी ऑफ जॉब, ये सब आ गया हमारा सेफ्टी नीड्स का एग्जांपल्स जो हमने पहले भी पिरामिड में पढ़ा। थर्ड आता है हमारा सोशल और एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। वहां हमने सोशल या एफिलिएशन ये दो वर्ड पढ़ा, अब यहाँ बिलोंगिंग वर्ड भी एक नया आ गया। अच्छा एक चीज सबको बताना चाहूंगा, इस टॉपिक में अक्सर बच्चों की जो एक बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है कि इन नीड्स को याद तो सब लोग कर लेते हैं, इनके एग्जांपल्स भी याद कर लेते हैं, लेकिन पिरामिड में कौन सा किस सीक्वेंस में आना होता है वो भूल जाते हैं, रैंक भूल जाते हैं, और ये रैंक हमेशा मैटर करता है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, हर एक नीड का एक लेटर ले लो। जैसे फिजियोलॉजिकल नीड है तो इसका लेटर हो गया हमारा, क्या हो गया, पी, ठीक है। सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स कोई एक लेटर याद रखो, एस। सोशल नीड्स और एफिलिएशन नीड्स जिसको ए से हम लोग याद रख सकते हैं। अगला आता है एस्टीम नीड्स, ई से याद रख सकते हो। और उसके बाद आता है लास्ट हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, तो इसको भी एक बार एस कह सकते हो। अब किस तरह से इसको याद रखना वो तुम लोग सोच सकते हो, या कोई और डिकोडिंग करना है, जिस तरह भी कर सकते हो, ये तुम लोग का एक तरीका होगा। इस तरह से करके तुम लोग उसको याद रखने का एक तरीका निकाल सकते हो। सब लोग कर सकते हो ये काम कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट सोशल और एफिलिएशन नीड्स में। तो दीज नीड्स इंक्लूड द नीड्स फॉर अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। और एग्जांपल और सामने उसका एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट आता है एस्टीम नीड्स। दीज नीड्स इंक्लूड द नीड फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, then recognition and attention, and generally higher level employees are motivated by such needs। जो हायर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं वो इनसे ही मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनकी एस्टीम नीड्स वहीं से पूरी होती है। एंड लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दीज आर द नीड्स फॉर ऑफ बिकमिंग व्हाट वन रियली वांट टू बिकम। कोई पर्सन एक्चुअली क्या बनना चाहता है,
क्या करके दिखाना चाहता है, यही वो नीड्स है जिसको पूरा किया जाता है. इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड इन द हायरार्ची. दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स. बाकी एग्जांपल्स दिए गए हैं जो ऑलरेडी डिस्कशन में मैंने ले लिए हैं किसी और तरीके से भी. खैर, अब किसी को पूछना है मैस्लो की इस थ्योरी में कुछ भी? No, sir. No, sir. ओके. तो अब थोड़ी बहुत और कुछ बातें जो हमारे इस पर्टिकुलर नॉलेज को और एनहेंस करेंगी उस पे आते हैं. और ये है वो चीज. देखो, मान लो हमने एग्जाम के लिए अपना मैस्लो की थ्योरी बड़े अच्छे से तैयार किया, उसकी थ्योरी को तैयार कर लिया, उसके पिरामिड को पढ़ लिया, एग्जांपल्स पढ़ लिया. बट एग्जांपल्स में ये आ गया जिसको मैंने अभी भी अंडरलाइन किया कि एक्सप्लेन द एजम्पशंस ऑफ मैस्लोज थ्योरी. जैसे सब लोग जानते हो, लॉ ऑफ डिमांड सब लोगों ने पढ़ा, तो लॉ ऑफ डिमांड सबको याद है. लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस क्या तुम लोग को याद है? कोई मुझे बताएगा लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस क्या हैं? Yes, sir. Factors remaining constant. वेरी गुड, वेरी गुड. अनएक्सपेक्टेड बट रियली वेरी गुड. लॉ ऑफ डिमांड सबने तो पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड का ये जो एक अजम्पशन है कि बाकी फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो सब के सब रिमेन कांस्टेंट होते हैं, ये मान कर चलते हैं, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है. प्राइस को छोड़कर, ये जरूर बोलना होगा, प्राइस छोड़कर बाकी सारे जो अदर फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं वो सब के सब कांस्टेंट है, ये मान करके लॉ ऑफ डिमांड का हम रूल पढ़ते हैं. तो वो अजम्पशन अगर ना पता हो तो किसी ना किसी ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं क्रैक कर पाएंगे. तो वैसे ही अगर मैस्लो की थ्योरी तुमने पढ़ ली लेकिन ये नहीं पढ़ा कि मैस्लो ने अपनी थ्योरी को बनाने के लिए क्या अजम्पशंस लिए थे, तो तुम्हारा ये पर्टिकुलर पोर्शन छूट जाएगा. और एग्जाम में अगर यही पूछ लिया तो क्या करोगे? तो देखो, कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर अजम्पशंस के. देखो क्या क्या है. पहला, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स. पहला उनका assumption क्या है कि लोगों के जो बिहेवियर है वो उनके नीड्स पर ही डिपेंड करते हैं. सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर. और ये भी बात बिल्कुल सच है, और तुम भी अपने और मैं भी अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकता हूं इस चीज को, कि जब हमारे वो नीड सेटिस्फाई होते हैं तब हम अपने बिहेवियर को, अपने बिहेवियर में उन चीजों का असर भी देखते हैं. जैसे अगर हम भूखे हैं, हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, और हमसे वो बोले कोई ये काम करके दिखाओ, ये काम करो, तो हम थोड़े चिड़चिड़े से हो जाएंगे कि हाँ पहले भूख लगी है, हम खाना खाएंगे पहले कि काम ही बस करेंगे. तो ये हमारे बिहेवियर को असर डाल रहा है. और अगर हम भूखे थे, हमें उसने खाना दिया, बोला पहले आप खा लीजिए फिर काम करिए, तो हमारे चेहरे पर वो एक जो फ्रस्ट्रेशन है, एक प्लेजेंट स्माइल है, वो दिखाई देगा. फ्रस्ट्रेशन खत्म हो चुका होगा, स्माइल हमारे चेहरे पर होगा और अपने काम के लिए हम प्रॉपरली रेडी रहेंगे. बात सही है कि नहीं? बोलो. Yes, sir. सेकंड पॉइंट है जो माना है मैस्लो ने अपने थ्योरी को देते समय कि पीपल्स नीड आर इन हायरार्चिकल ऑर्डर. अब यही चीज ये इनका मानना है, लेकिन इस चीज को हम सब लोग नहीं मानते, जिसके बेसिस पर क्रिटिसिज्म आया है कि जो जिसकी हम नीड्स की बात कर रहे हैं, पीपल्स के नीड्स की बात कर रहे हैं, उनके नीड्स एक हायरार्चिकल ऑर्डर्स में होते हैं. जैसे हमने 5 ऑर्डर अभी देखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नीड्स एंड लास्ट में आता है हमारा हायर नीड, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो ये उनका मानना है. तो हमने पहले ही कहा अजम्पशंस के अंदर वो उनकी बातों को ही लिखना है जो उन्होंने माने हैं. थर्ड पॉइंट आता है उनके अजम्पशंस में, पीपल आर मोटिवेटेड बाय अनफुलफिल्ड नीड्स. ये हमने कल ही पढ़ा था मोटिवेशन के प्रोसेस के अंदर कि सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड्स ही आता है. तो पीपल्स मोटिवेट होते हैं अनफुलफिल्ड नीड्स से, यानी कि जो नीड्स हमारे पूरे नहीं हुए हैं या जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं. एंड वंस अ पर्टिकुलर नीड्स इज सेटिस्फाइड, और जैसे ही उनका एक नीड पूरा हो जाता है, इट सीजेस टू बी मोटिवेटिंग फैक्टर. और तब वो मोटिवेटिंग फैक्टर से उसको मोटिवेट करना मतलब बंद कर देता है, क्योंकि उसकी वो नीड पूरी हो चुकी है, तो उसको अब उसके लिए कोई वर्क नहीं करना, यानी वो उससे मोटिवेट नहीं हो सकता. उसको नेक्स्ट बार मोटिवेट करने के लिए अगेन कोई अनफुलफिल्ड नीड्स ही चाहिए होंगी. और अगेन आई थिंक हम सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा होता है. व्हाट इज योर ओपिनियन? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. the last assumptions given by Maslow या Maslow की थ्योरी में जो assumption दिखाई देता है वो क्या है? A person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower needs is satisfied. कोई भी पर्सन तभी अगले लेवल को अचीव करना चाहता है या करता है जब उसका पहला नीड, उसके पहले वाला नीड पूरा हो जाता है. तो ये बात काफी हद तक सही है और कुछ मामलों में नहीं भी है. जैसे कि बोला गया कि लोग अपने पहले हंगर को शांत करेंगे तब अगले नीड की तरफ बढ़ेंगे. हो सकता है कि लोग पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करें और तब जाकर उसको पूरा करें. मतलब तुम में से देख लो, कई लोग होते होंगे कि पढ़ाई करते समय भूख लगती है तो कितना भी पेरेंट्स बोलते हैं कि खा लो बेटा फिर बाद में पढ़ लेना, तो नहीं मम्मी पापा अभी हम थोड़ा सा ये काम कर लेंगे फिर खाना खाएंगे.
पहले मुझे ये काम खत्म करना है फिर खाना खाएंगे। तो वहां पे हमको दिखाई देता है कि हम अपने जो हंगर की नीड्स है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसको नहीं पहले पूरा करके पहले दूसरा काम जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का काम है उसको पूरा कर रहे हैं। जब मुझको लगेगा कि नहीं अब मेरा काम आज खत्म हो गया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हो गया है, तब मुझे अब भूख लगी है, अब मैं खाना खाऊंगा, या भूख लगी थी लेकिन खाने का मन नहीं था। तो ये जो नीड्स का एक हायरची है कि लो लेवल के हायरची को पहले पूरा करेगा नीड्स का, तभी वो अगले पे बढ़ेगा, ये बात ऑलवेज एग्जैक्टली लागू हो जाए, इट इज नॉट ट्रू। विल यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो यही Yes, सारी sir. यही सारी अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग बताती हैं कि ये तो खैर देखो इस चीज को हम काटेंगे नहीं, ये सारे के सारे नीड्स के जो अजम्पशंस है वो हमें ऐसे ही याद रखने हैं क्योंकि ये उनके अजम्पशंस थे। लेकिन जो अभी हमने डिस्कशन किया कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है या नहीं है, इन सब चीजों को लेकर ही क्रिटिसिज्म आता है, जो इस कंक्लूजन ऑफ मैस्लोस थ्योरी में देखो दिखाई देगा। यहां लिखा है, हाउएवर मैस्लोस थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सम राइटर्स, और लिखा भी है, इट इज सेड दैट द नीड हायरची मे नॉट फॉलो द सीक्वेंस स्टेटस स्टेटेड बाय मैस्लो। जिस तरह से नीड्स का हायरची यानी रैंक प्रोवाइड किया है मैस्लो ने, उसी ऑर्डर को फॉलो करे हर एक पर्सन जरूरी नहीं है। दैट इज हायरची ऑफ नीड्स मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के हायरची हो सकते हैं। तो यही है वो बेसिक क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म, जो लोगों को मजबूर करता है, बताता है कि मैस्लो की थ्योरी में हर एक बात एग्जैक्टली उस तरह से लागू नहीं हो सकती है। अब देखो एग्जांपल भी दे दिया गया है कि किसी केस में जैसे माना गया क्रिएटिव पीपल्स में लाइक सिंगर्स हैं, पेंटर्स हैं, इनके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में बिकम द डोमिनेंट मोटिवेशन फोर्स इवन बिफोर देयर लोअर ऑर्डर नीड्स आर सेटिस्फाइड। यानी ऐसे लोगों के लिए जो लोअर नीड्स है वो बाद में लोग पूरा करते हैं, पहले उनकी जो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो पहले आती हैं। और मैंने अभी जो एग्जांपल तुम लोग को दिया था सेल्फ स्टडी के समय घर पर जो कभी कभार किसी के साथ होता हो, वो भी इसी तरह का एक एग्जांपल था। नाउ फाइनली अब हमने मैस्लो की थ्योरी को कंप्लीटली पढ़ लिया। क्या किसी को कोई डाउट है मैस्लो की थ्योरी में? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब हम अपने चैप्टर के आज के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और उम्मीद करते हैं कि ये तुम लोग को काफ़ी इजी, काफ़ी इंटरेस्टिंग और शायद कहे तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसको तुम लोग समझ सको इजीली, और चैप्टर का एक बड़ा पोर्शन आज कवर हो जाएगा। तो खैर इंसेंटिव वर्ड सब लोग समझते हो कि नहीं, पहले ये मुझे बताओ। Yes, sir. कोई मुझे बताएगा Yes, sir. इंसेंटिव का मतलब क्या हो सकता है? जो भी हम किसी एम्प्लॉय को पे करते हैं। अच्छा, बाय मीन्स हम क्या इंसेंटिव वर्ड को एम्प्लॉय से ही जोड़े जरूरी है? No, sir. No, sir. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट डेफिनेटली तुम्हारे आंसर्स गलत नहीं थे। जो भी हम एम्प्लॉयज को देते हैं उनके काम के बदले, ये गलत तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय वर्ड से जुड़ा हुआ है ये चीज। हम कह सकते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो चीज उनके काम के बदले मिलता है, या ऐसा कहें मोटिवेटर का काम करता है, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव्स। अगर मोटिवेटर वर्ड लगाएंगे तो शायद सब जगह ये बात सूटेबल हो जाएगी, क्योंकि इंसेंटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये वही चीज होता है जिसके लिए हम कोई काम करते हैं। हम काम कर रहे हैं अपने स्कूल में, हम काम कर रहे हैं कहीं ऑफिसेज में, हम काम कर रहे हैं कहीं शिप पर। क्यों काम कर रहे हैं? तो हमारा काम करने का पहला बेसिक नीड है हमारा अपना फाइनेंस का अरेंजमेंट, हमारे घर को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो ये इंसेंटिव्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारे मोटिवेटर का ही काम करता है, जिस वजह से हम वो काम कर रहे होते हैं। एग्रीड और नॉट? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ देखो इसी पर नीचे लिखा हुआ है, देखो सम ऑफ देम कैन बी सेटिस्फाइड बाय मनी। कुछ लोग मनी से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, while others cannot be satisfied by money alone। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ इंसेंटिव्स मॉनेटरी टर्म्स में आते हैं और कुछ नॉन मॉनेटरी भी आते हैं। अदरवाइज अगर ना ऐसा होता तो हमेशा हम लोग फाइनेंस को प्रेफरेंस देते और हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही होते। लेकिन देख पा रहे हो फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी ज्यादा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसी को टिक भी किया हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताया है मैंने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को। तो देखो
As per the flow chart, there are two types of incentives. One is financial incentive and other is non-financial incentives. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर 7 तरह के नाम दिखाई दे रहे हैं हमें: पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या और लास्ट परक्विजिट्स। इन सब की मीनिंग अभी नीचे हम वन बाय वन पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं जो कह रहा था, एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक केस स्टडी बना दिया जाए, इनमें से कोई भी 2-3 तरह का स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन आ जाए, या मिक्स ऑफ बोथ द टू, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, और तब पूछा जाए कि कौन कौन से इंसेंटिव्स को हाईलाइट किया है। तब वहां पर इनमें से इनके नाम हमें याद होने चाहिए कि वो परक्विजिस्ट का एग्जांपल है, कि बोनस एग्जांपल है, या प्रॉफिट शेयरिंग का एग्जांपल है, कि जॉब सिक्योरिटी का एग्जांपल है, या जॉब एनरिचमेंट का, वगैरह वगैरह। तो ये चीज हमारे किसी भी केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक टीचर ऑप्ट करता है अपने क्वेश्चन पेपर में रखने के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑन द राइट साइड जैसे हम देख पा रहे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो उसके अंदर 8 टाइप्स हैं: स्टेटस है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे नॉन फाइनेंशियल के अंदर आते हैं। नाउ अब वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे, यानी टोटल 15 एक्सप्लेनेशन हमें लेने हैं, और ये है आज का रिमेनिंग पोर्शन। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर मीनिंग की, जिससे तुम लोग को भी समझ में आ सके कि जिस चीज को हम फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं वो क्यों कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव की मीनिंग में लिखा गया है फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव। अब फाइनेंशियल कहो या मॉनेटरी कहो, बात तो एक ही है। इसका मतलब है उन इंसेंटिव से या रिवॉर्ड से विच कैन बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड सर्व टू मोटिवेट पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो नो डाउट सभी इंसेंटिव का मतलब ही है कि वो मोटिवेट करे उनको बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब एक ऐसे इंसेंटिव से है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। ये बेसिक बात सबको याद रखनी होगी, सो दैट कि तुम लोग कैटेगराइज कर सको कि ये फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। और अब इसके बाद ये जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको हम मतलब तुम लोग को पढ़ना है, इसमें कुछ खास बातें नहीं लिखी जो मैं समझा सकूं। अब हम आते हैं सीधे सीधे इसके कुछ कॉमन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करेंगे, जो ऑलरेडी हमने लिखे हैं अभी अभी फ्लो चार्ट्स में। पहला आता है पे एंड अलाउंसेस। देखो मैं तुम लोग को इसका कॉमन एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरा भी एक बेसिक पे है। हर एक टीचर का अपना अपना एक बेसिक पे है, चाहे वो ज्यादा हो या कम, दैट डजंट मैटर। रियली लाइफ में तो मैटर करता, लेकिन एक्सप्लेनेशन में वो मैटर नहीं करता। दैट इज कॉल्ड बेसिक पे। और बेसिक पे के अलावा अलाउंसेस भी मिलते हैं। जैसे अलाउंसेस का मतलब मैं कहूं HRA, फुल फॉर्म मालूम है किसी को? HRA का फुल फॉर्म No, sir. नहीं मालूम? अच्छा, अगर मैं पहले लेटर का फुल फॉर्म बताऊं तो शायद गेस करो। देखो, H फॉर हाउस। Sir, rent. House rent allowance. यस, बिल्कुल सही, हाउस रेंट अलाउंस, एकदम सही जवाब है। देखो हम लोगों को सैलरी में बेसिक के अलावा, पे के अलावा अलाउंसेस भी कई तरह के मिलते हैं। उसमें से एक टीए भी आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी हमको मिलता है। डीए भी आता है, डियरनेस अलाउंस, मतलब कहते हैं इसको महंगाई भत्ता। और जो अभी तुम लोगों ने बताया HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसका मतलब होता है कि अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझको रहने के लिए घर नहीं दे सकता, तो मैं जिस भी किराए के मकान पर रहता हूं उसके बदले मुझे वो किराया पूरा ना दे सके तो कुछ ना कुछ रेंट अलाउंस तो दे दे। जैसे मैं अपने किराए के मकान पर रह रहा हूं, चाहे मैं किराया 1,000 दूं, 2,000 दूं या 10,000 दूं, लेकिन मुझको मेरी बेसिक पे का 10% HRA के तौर पर मिलता है। तो इस तरह से मुझे कुछ कंपनसेशन मिल जाता है, जिससे मुझे रिलैक्सेशन फील होता है, चलो भाई कुछ ना कुछ तो मुझे मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो इसको मैं कहूंगा अलाउंसेस। इसी तरह मैंने नाम दिया तुम लोग को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का मतलब हो गया कि हम जो अपने वर्क प्लेस पर बार बार आना जाना करते हैं घर से वर्क प्लेस पर, तो हमें हमारे एम्प्लॉयर ने कार या फिर किसी तरह की सुविधाएं तो नहीं दी है आने जाने के लिए। तो हम अगर तेल का खर्चा कर रहे हैं या फिर किराया भाड़ा दे रहे हैं ट्रेन का या बस का, तो उसको हम कैसे कवर करें, तो वो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कवर हो जाता है। ये है कुछ हमारे अलाउंसेस अदर देन बेसिक पे। समझ में आई सबको ये बातें? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. ओके, तो अब इसके अंदर दिया है कि इन सम ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन द पे एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर कहें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, मैं भी जब प्रीवियसली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में था तो हमारे परफॉर्मेंस को देखकर हर साल हमारे सैलरी का कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर दिया जाता था। जैसे कभी किसी का 20% सैलरी बढ़ गया, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का बढ़ा भी नहीं। तो ये होता था परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट इन द सैलरी। और ये मैंने खुद रियली फील किया है, एक्सपीरियंस किया अपने प्राइवेट स्कूल्स के करियर में। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने स्कूल्स की, केवीएस की जैसे मैं बात करूं, या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोग को हर साल 3% का बेसिक सैलरी पर इंक्रीमेंट मिलता है, सबको मिलता है, चाहे परफॉर्मेंस कैसा भी क्यों ना हो। तो ये चीज़ें हो गई हमारे कुछ चीज़ों का फर्क। तो कहने का मतलब है हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि वो उनके परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। द स्कोप ऑफ इंक्रीमेंट इंक्लूड्स द एम्प्लॉयज टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो ये हो गया हमारा पे एंड अलाउंस। किसी को जानना है पे एंड अलाउंस के बारे में कुछ भी और? No, sir. No, sir. No. No, sir. तो सेकंड है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। इसको तुम लोगों ने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा बताओ जल्दी से जरा। इससे पहले तुमने कब लोग Yes, कभी sir. पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. किस नाम से पढ़ा या कहाँ पढ़ा है बताओ जरा। Sir, differential piece rate wage system. तो बस ध्यान से यहां देख लो, एग्जांपल्स में लिखा है इन केस ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स आर पेड एट डिफरेंट वेज रेट। एक अलग अलग रेट होता है अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्कर्स के लिए। जो एफिशिएंट यानी जो टारगेट को टाइमली पूरा करते हैं उनको एफिशिएंट रेट से मिलता है, मतलब ज्यादा रेट से। और जो इनएफिशिएंट होते हैं, काम को पूरा नहीं करते, उनको लो रेट से मिलता है। और ये लोगों को मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट साधन है। सबने पढ़ा भी है इस चीजों को, तो इसलिए मुझे अलग से इसमें कुछ दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत शायद नहीं है। फिर भी बता देता हूं कि क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स का बेसिक मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन बेस्ड, तुम्हारा प्रोडक्शन जैसा है, बाई मीन्स तुम्हारा जो आउटपुट है या फिर जो परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर तुम्हारा पेमेंट तय होता है। और इसके लिए ही टेलर ने एक टेक्निक को इजाद किया जिसका नाम था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और जिसके अंदर हमने ये सीखा कि अगर कोई वर्कर अपने टास्क को विद इन टाइम अचीव कर लेता है तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया कि 20 रुपीज पर यूनिट वेज मिलेगा। और अगर किसी ने अपने टास्क को अचीव नहीं किया तो उसके प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स यानी नंबर ऑफ यूनिट्स जितने उसने प्रोड्यूस किए उसको मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे। 5 रुपये कम पर यूनिट देंगे उसको, क्योंकि उसने टारगेट नहीं अचीव किया। तो इस तरीके से दो लोगों में एक डिफरेंस निकल कर आता है कि काम को सही समय पर खत्म करना उतना ही जरूरी है ताकि हमको काम करने में मोटिवेशन मिल सके। तो यही है हमारा इंसेंटिव का एक टाइप, फाइनेंशियल इंसेंटिव का टाइप, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ बोनस। अब तुम भी लोग बताओ क्या मैं बोनस को एक्सप्लेन करूं? No, sir. No, sir. No. सबको बोनस का मतलब अच्छे से पता है। खैर, अगला आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में कोई मुश्किल चीज नहीं है, सब जानते हो। अच्छा ये बताओ, प्रॉफिट में हिस्सा किसको मिलता है? एम्प्लॉयज को मिलता है कि पार्टनर्स को या ओनर को? Sir, owners को। सभी लोगों को जवाब देना चाहिए ना? Sir, wait. partner. Sir, partners. Yes, sir. Partner. यस, प्रॉफिट में हिस्सा या तो पार्टनर्स को मिलता है या तो ओनर्स को, क्योंकि पार्टनर्स भी ओनर ही है, कोई अलग लोग नहीं है। तो क्या एक एम्प्लॉय पार्टनर या ओनर नहीं होता? Yes, sir. Yes, क्या sir. एक एम्प्लॉय ओनर या पार्टनर नहीं होता है? ये होता है। Yes, sir. मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय ओनर होता है या पार्टनर होता है? तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। जो एक एम्प्लॉय होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ना ओनर होता है ना ही पार्टनर होता है।
एक एम्प्लॉय सिंपल एक ऐसा पर्सन है जो कि एक सैलरी ले रहा है और काम कर रहा है, और जो पार्टनर होता है और जो ओनर होता है उनको सैलरी नहीं मिलता है, मिल भी सकता है लेकिन वो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उनका रिक्वायरमेंट होता है प्रॉफिट का हिस्सा। ये फर्क है। तो एक एम्प्लॉय जो है वो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता उसको आमतौर पर, हर एम्प्लॉय को आमतौर पर हिस्सा मिलता है सैलरी के तौर पर। फर्क समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर तुम किसी जगह एम्प्लॉय हो और तुमको अपने काम के बदले सैलरी मिलता ही है, और सैलरी के अलावा तुमको तुम्हारा एम्प्लॉयर कह दे कि तुमको प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा अगर काम बेहतर तरीके से करोगे तो, या परफॉर्मेंस और बेहतर हुआ तो ऐसे केस में जो चीज हम बात कर रहे हैं वह है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है ना? तो इसलिए सब लोग सोच लो, ये बात समझ लो कि प्रॉफिट शेयरिंग एक मोटिवेशन का फैक्टर कैसे बना। तुम लोग को शायद लग रहा हो पढ़ करके प्रॉफिट में हिस्सा तो सबको मिलता है, तो बात यहीं पर हम लोग को समझनी होगी, सबको नहीं मिलता है। प्रॉफिट में हिस्सा ओनर्स या पार्टनर्स को ही मिलता है, और जिसको नहीं मिलता वो है एम्प्लॉयज। तो अगर एम्प्लॉयज को मौका दिया जाए तो उनको भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी, तो ऐसे केस में उनके लिए मोटिवेशन का एक फैक्टर बनेगा, क्योंकि उनको पता चलता है कि सैलरी तो हमें मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब काम बेहतर हम करेंगे तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर है कि नहीं? देख लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है हमारा को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। देखो अब ये क्या है। अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉयज आर गिवन एन ऑप्शन टू परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ प्राइस लेस देन मार्केट। मतलब कंपनी या फिर वो जो एम्प्लॉयर है तुम्हारा, वो तुमको एक मौका देगा कि जो मार्केट में शेयर्स हमारे हैं, जिसको हम स्टॉक भी कह रहे हैं, वो चीज तुम लोगों को खरीदने का मौका दिया है। सब लोग को अगर याद हो, शेयर्स में मैंने एक टर्म को एक्सप्लेन किया था, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। याद आ रहा है? Yes, sir. जिसमें मैंने बताया था तुम लोगों को ये चीज कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक मौका देती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, तो इसमें कौन सी नई बात है, हम तो कहीं भी खरीद सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। तो कंपनी कहती है नहीं, आप कंपनी के शेयर्स को मार्केट से खरीदेंगे तो आपको पड़ेगा 100 रुपए का एक शेयर, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन अगर आप कंपनी से लेते हैं या कंपनी के ऑफर पर लेते हैं, ऑप्शन पर लेते हैं, तो आपको वो पड़ेगा मार्केट से काफी कम रेट पर, जैसे कि 60 रुपीज पर। तो ये एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा खासा है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको को पार्टनरशिप मिल सकता है या स्टॉक का ऑप्शन मिलता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का। तो ये उनके लिए अपने आप में मोटिवेशन का एक तरीका है कि लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें बिलोंगिंगनेस दिखाई दे रहा है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ तो हैं, तभी तो हमको ये मौका दिया गया कि हम मार्केट से कम रेट पर उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो यही है हमारा को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। अगला आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट का सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा है पेंशन। पेंशन हम सभी लोग चाहते हैं कि काम करने के बाद जब रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 60 तो हमें मिले। इसलिए मिले कि जब हम रिटायर हो गए तो हमारा शरीर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकता, तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन से वो बेनिफिट मिले जो हमने लगातार उनके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया, तो वो है पेंशन। या इस जैसा ही कुछ जिससे हम लोग रिटायरमेंट के समय में लगे कि हम लोग रिटायर जरूर हो गए लेकिन हमारे पास फाइनेंस की कमी नहीं हो गई। तो सम कंपनीज ऑफर वेरियस रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड ग्रेचुइटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो जैसा हमने कहा, रिटायरमेंट के बाद अक्सर यही होता है, अगर हम लोग ने अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं बनाया या हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए रिटायरमेंट प्लान नहीं बनाया, तो अचानक ऐसा लगता है कि रिटायर होने के बाद हम बेरोजगार हो गए हैं, पैसों का कोई सोर्स नहीं रह गया है, और अब शरीर इतना ज़्यादा भी अच्छा एक्टिव नहीं रह गया है कि हम कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करें और नौकरी करें, और इतना भी पैसा नहीं है कि हम कोई बिजनेस खोल लें और बिजनेस चला लें। तो अब ऐसा लगता है कि हमने नौकरी जहां भी की हम लोग ठग दिए गए, हम लोग ने अपने जिंदगी का 60 साल निकाल दिया और अब हम वहां से आने के बाद बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये वाली फीलिंग ना आ सके, इसीलिए लोगों को ये भी एक मोटिवेशन का काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप वर्क करो नहीं है, और आमतौर 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 पर यही होता, 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 और आमतौर पर यही होता है। जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको पीएफ का कई लाख रुपए जोड़कर मिलता है, पेंशन हर महीने मिलता है, और ग्रेजुइटी भी कई लाख रुपए में जोड़कर मिलता है, और तब जब रिटायरमेंट होता है किसी का तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बल्क में मिलता है, जिससे वो चाहे तो अपना एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं बड़ी इजीली। लास्ट आता है परक्विजिस्ट। परक्विजिस्ट का मतलब होता है
कि अदर देन हमारे जो बेसिक हैं, हमारे सैलरीज हैं, हमारे बोनसेस वगैरह, उन सबसे अलग चीज़ें हट करके बेनिफिट्स हमारे नौकरी पे होने के, वो चीज़ें हैं परक्विजिस्ट। जैसे हमें किसी को, हमने कहीं नौकरी जैसे हम कर रहे हैं केवीएस में, तो हमें यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ठीक है। लेकिन ये तभी मिलता है जब हम अपने चिल्ड्रन को कहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसके जो सारा फीस खर्च हो रहा है, उस खर्च को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकलवा सकते हैं। लेकिन हमको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता। बाय मीन्स हम लोग को ये नहीं मिलता कि हम अगर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं बाहर से करवा रहे हैं तो हमें उसका खर्चा हमारा संगठन हमें दे दे, ऐसा नहीं मिलता हमको। हमें फ्री में कार का भी कोई अलाउंस नहीं मिलता कि हमें कार हम रखे हुए हैं या हम कार का ड्राइवर रखें तो उसके बदले स्कूल हमको पैसा दे दे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा है। कई लोगों को घर पर काम करने के लिए नौकर चाकर दिए जाते हैं। कई लोगों को घर पर घर से ऑफिस जाने के लिए कार या बाइक प्रोवाइड कर दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हमारे परक्विजिस्ट में काउंट किए जाते हैं। तो इन मैनी कंपनीज परक्विजिट्स आर एंड fringe benefits are offered in addition to basic salary and wages. Such benefits motivate the employees for better performance. और examples कि वो सब परक्विजिस्ट हैं। सबको क्लियर है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? यस सर। इन सब में सबसे आसान था फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल में जो टर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुने समझे हुए हैं और इजी टू एक्सप्लेन थे। लेकिन नॉन फाइनेंशियल में कई बार वर्ड्स की कमी हो जाती है कि हम किस वर्ड से उसको एक्सप्लेन करें, इसलिए ज़्यादा टफ दोनों के मुकाबले। वैसे तो टफ टॉपिक है नहीं, लेकिन अगर दोनों में कोई टफ है तो मेरे हिसाब से नॉन फाइनेंशियल है। थोड़ा सा वर्ड की प्रॉब्लम्स की वजह से भी कि याद रखने के लिए वर्ड नहीं मिलते हैं, लिखते समय वर्ड्स की कमी हो जाती है, और कितने सारे या क्या क्या उनके नाम कई बार याद करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए। तो लिखा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रिफर्स टू incentives or reward which cannot be measured in terms of money। ऐसे इंसेंटिव जिनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता या मेजरमेंट्स नहीं किए जा सकते हैं, वही है हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। तो मीनिंग इसकी बहुत टफ तो नहीं है। खैर, अब आते हैं जरा पॉइंट बाय पॉइंट हर एक टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पर। तो पहला आता है स्टेटस। स्टेटस और रैंकिंग और position, authority, responsibility, recognition and prestige associated with job in the organization। अब अगर मेरा स्टेटस ये है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर हूं, तो क्या मैं मैनेजर के पोस्ट को पैसों से खरीद सकता हूं? बताओ। नो सर। या फिर मुझको अथॉरिटी 2-4 तरह की मिली हुई है, मैं कहूं कि मेरे अथॉरिटी को बढ़ा दो, डबल कर दो, मैं बदले में पैसे दूंगा, क्या ये हो सकता है? नो सर। फिर पैसे खर्च करके मैं कह दूं कि मुझे मेरे सभी स्टाफ के बीच में रिकॉग्निशन प्रोवाइड करिए, ये भी हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर ये वो चीजें हैं जिसको फाइनेंस से कन्वर्ट या कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो यही है हमारा पहला पॉइंट नॉन फाइनेंशियल के अंदर, वो है स्टेटस। और फिर एक बार देख लो स्टेटस के अंदर क्या आता है। रैंकिंग ऑफ पोजीशंस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज, जो कि एसोसिएट करता है हमारे जॉब से, ये सब कुछ हमारे स्टेटस के अंदर ही आता है। और नेक्स्ट आता है फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर, बाय मीन्स नॉट द सीजनल एटमॉस्फेयर या नेचुरल, वो एटमॉस्फेयर जो वहाँ वर्क प्लेस का होना चाहिए होता है। जैसे कई जगह पर क्या होता है कि लोगों को इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता। आप वहाँ पर एक कर्मचारी है, बस हम आपको आपके नाम से नहीं जानते, आपके काम से जानते हैं, इतना ही। तो वो क्लाइमेट एक अलग है। और एक जगह पर काम तो बाद में आएगा, पहले चलिए आप ह्यूमन बींग से, आपसे हम ढंग से पहले बात कर लें, आपको रेस्पेक्ट दे दे, आप हमें रेस्पेक्ट दे दीजिए, एक दूसरे से कॉर्डियल बिहेवियर रखेंगे और उसके बाद मिलकर टीम की तरह काम करेंगे, वो एक दूसरा एटमॉस्फेयर है। तो यही है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जिसकी यहाँ बात हो रही है। तो ये भी अपने आप में एक मोटिवेशन का फैक्टर है। अगर तुम लोग को नहीं लगता है कि ये मोटिवेशन काम कर सकता, तो कुछ इस तरह सोचो। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चा एडमिशन लेता है, बहुत नामी स्कूल है, बहुत ज़्यादा ही प्रेस्टीजियस स्कूल है, लेकिन जब अपने क्लास में बैठते हो तो हर बार तुमको ये तुम्हारी क्लास के बच्चे फील कराने लगे कि तुम दूसरे स्कूल से आए हो, किसी ऐसे स्कूल से आए हो जहाँ से हम किसी को बैठना नहीं देना चाहते हैं, या फिर तुम हमारे बीच नहीं बैठ सकते हो, तुम अलग जाओ, यहाँ करो, कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता है, बात नहीं करता है। कब तक तुम उस चीज़ को झेलोगे? कभी ना कभी ऐसा दिन आ जाएगा जब अपने पेरेंट्स को तुम कहोगे मेरा नाम कटवा दीजिए स्कूल से, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। और तब Yes, हम sir. लोग
तब हम लोग मजबूर हो जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के लिए और नए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, किसी ऐसे जगह पर जहां पर हमें दिखाई दे कि पढ़ाई के साथ साथ उस जगह पर बैठने में हमको एक जेल वाली फीलिंग नहीं आती है, या फिर ऐसा लगता है कि मैं भी इस चीज का एक सदस्य हूं, तो वहां पर हमें काम करना हो या पढ़ाई लिखाई करना हो अच्छा लगता है। यह है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब, और ये इस तरह से लोगों को मोटिवेट करता है। नेक्स्ट आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब अपने करियर को और निखारने का मौका देना, और ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है कई तरीकों से। एवरी इंडिविजुअल एस्पायर्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन हिज लाइफ। हर हमारा तुम्हारा सबका सपना है कि आज मैं जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूं, आज तुम जिस क्लास में हो कल उससे ऊंची क्लास में जाओ, आज मैं जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूं मैं उससे ऊंचे पोस्ट पर जाऊं, वगैरह वगैरह, ये सबका सपना होता है। Managers should provide opportunity to employees to improve their skills and to be promoted to the higher level of job. और ये उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है। Appropriate skills development program, देखो ये एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से ये मौके तुम लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं। Appropriate skills development program and sound promotion policy will help them to achieve the promotions. तो ये जो प्रमोशन की पॉलिसीज है, साउंड प्रमोशन पॉलिसी का मतलब अच्छी बेहतर प्रमोशन पॉलिसी जो किसी से बायस ना करे। Appropriate skills development program, ये सब मदद करती हैं अचीवमेंट ऑफ प्रमोशंस के लिए एम्प्लॉयज को। अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट वर्क्स एज अ टॉनिक एंड एनकरेज एम्प्लॉयज टू एग्जिबिट इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो एक टॉनिक का काम करती है ये चीजें उनके नौकरी में, उनके काम को, अपने परफॉर्मेंस को एग्जिबिट करने में, प्रेजेंट करने में, शो ऑफ करने में। ये है हमारा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. नाउ अब आता है जॉब अनरिचमेंट। सर, जी बोलो बोलो। आपका क्लास 10 बजे से स्टार्ट होगा। 10 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैडम को एक मैसेज थोड़ा ग्रुप पे छोड़ दो कि मैडम सर बस बोल रहे हैं 5 मिनट और लेंगे सर, बस इतना मैसेज छोड़ दो। ओके सर। हो गया, मैसेज कर दिया? यस सर। चलो ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। ज्यादा नहीं बचे हुए, 2-3 और बचे हैं। जॉब एनरिचमेंट। तो जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। देखो कई बार क्या होता है, तुम काम कर रहे हो, अगला भी वही काम कर रहा है। जैसे मैं पीजीटी हूं और स्कूल में तमाम पीजीटीज और भी हैं, लेकिन सबके काम के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के अलावा अलग चीजें भी हैं। किसी किसी को उसके अलावा और भी 2 तरह के 4 तरह के काम दिए गए, तो उसको प्राउड फील होता है कि और लोगों के मुकाबले मुझे ही ये काम दिया गया, क्योंकि उनको पता है कि मेरे से अच्छा वो काम कोई नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन का जरिया बना कि मेरे जॉब प्रोफाइल को और कॉम्पिटिटिव बना दिया गया और एनरिच बना दिया गया, और जिसमें ये साबित करता है कि मुझे उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए अच्छे नॉलेज और स्किल्स की जरूरत थी, जो वजह था कि किसी और को नहीं दिया गया, सिर्फ मुझे को दिया गया। इस तरह से जॉब को एनरिच करना भी एक एम्प्लॉयज के मोटिवेशन का तरीका है। ठीक है। अगला आता है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जैसे यहां देखो, पहले इस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को ही देख लो, समझ में सब कुछ आ जाएगा। रमेश, you are being awarded as the salesman of the year for achievement of the sales target. ये जो बॉस है वो अपने किसी एम्प्लॉय रहा है कि आपको हम अवार्ड दे रहे हैं सेल्समैन ऑफ द ईयर के लिए, क्योंकि आपने अपना सेल्स का टारगेट अचीव किया। थैंक यू सो मच सर, आई विल ऑलवेज ट्राई टू मेक आवर कंपनी टू द टॉप। तो ये है एक रिकॉग्निशन। ये अवार्ड जो किसी को मिलता है, ये अलग से बुलाकर नहीं मिलता, ये एक तरह से सबके सामने दिए जाने वाला एक अवार्ड है, जो अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग लाता है कि यस, मुझे इतने लोगों के बीच में एक अलग से पहचान मिली है। आज मैं घर पर बता सकता हूं, लोगों के बीच में जानकारी है इस चीज की कि रमेश आज सबसे बेहतर सेल्समैन ऑफ द ईयर है। तो इस तरह से उसको मोटिवेशन मिला अपने काम को और बेहतर करने का। यही है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो जरूरी नहीं है कि उसमें अवार्ड ही होता है, और भी चीजें हो सकती हैं, कई तरह से वो हो सकते हैं। तुम लोग भी स्कूल में तमाम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, क्या तुम लोग को हर बार मोमेंटोज या अवार्ड मिलते हैं? नो सर। No, sir. तो मेंटोज या अवार्ड या मेडल्स भी मिलते हैं और कई बार नहीं भी मिलते हैं। कई बार सिर्फ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और कई बार सिर्फ टीचर्स के अप्रिशिएशन वाले वर्ड्स ही मिल जाते हैं। कभी कभार प्रिंसिपल सर बुलाकर तुम लोग अप्रिशिएट कर देते हैं। ये भी अपने आप में काबिले तारीफ बात होती है।
तो इस तरह से ये सब क्या है, कुछ और नहीं, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी में मोटिवेशन का उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम लोगों को ये सिक्योरिटी फील कराया जाता है कि आप हमारे एम्प्लॉयज हैं, आप हमारे कंपनी के सबसे कीमती चीज हैं, और आपको कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ऐसा वैसा, ये सब कुछ, मतलब उनको पूरा फील कराना कि आपकी नौकरी कभी भी खतरे में नहीं है। तो एम्प्लॉयज वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर एंड वांट टू बी श्योर अबाउट देयर फ्यूचर इनकम एंड जॉब कंटिन्यूटी। मान लो कल को मुझे कोई स्कूल ऑफर देता है कि हम आपको अपने केवीएस के सैलरी से डबल ट्रिपल सैलरी देंगे, हमारी सैलरी को, हमारी कंपनी को या हमारे ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे सैलरी तो अच्छा मिलेगा, लेकिन इसकी सिक्योरिटी कौन देगा कि मैं रिटायरमेंट तक वहां नौकरी कर पाऊंगा? तो अगर वो मुझे लिखित में एक बॉन्ड दे देते हैं, बता देते हैं कि आपको कभी भी नौकरी से नहीं निकालेंगे, तो शायद मैं श्योर हो जाऊंगा और शायद मैं छोड़ पाऊंगा नौकरी, ऐसा कुछ। तो हालांकि ये चीज रियल लाइफ में कितनी रियलिस्टिक बात की बात है, लेकिन यही है जॉब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ जॉब इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड वर्क। जब तुम्हारे सामने सिक्योरिटी वाली जो एक वर्ड है वो चीज हट जाती है ना, तो हम लोग काफी ज्यादा अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव वे में कर पाते हैं। कुछ इसी तरह से कि मान लो तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर एक तलवार लटक रही है, ये तलवार लटक कर ये बताना चाहती है तुमको कि अगर तुमने काम ढंग से नहीं किया तलवार तुम्हारा गला काट देगी, तो डर के मारे तुम काम ढंग से कर भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई डराया हुआ चीज ना रहे, ये ना रहे कि काम अगर ढंग से नहीं हुआ तो तुमको नौकरी से निकाल फेंकेंगे, तो ऐसे केस में हम मन लगाकर अपना काम कर पाएंगे। हमारा जो एटीट्यूड है अपने काम की तरफ वो बेहतर हो पाएगा, पॉजिटिव हो पाएगा। यही कहना चाहते हैं जॉब सिक्योरिटी में। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। जैसे देखो ये तुम लोग को पिक्चर दिखाया गया है, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन का एग्जांपल है कि यहाँ पर एक मैनेजर है, बॉस है, वो अपने किसी डिसीजन मेकिंग में या किसी तरह के डिस्कशन में इन सभी एम्प्लॉयज को बुलाकर उनसे भी पूछना चाहता है, समझना चाहता है कि उनके क्या ओपिनियन है। तो इससे एम्प्लॉयज को फील होता है कि हम कहीं ना कहीं बाकी एम्प्लॉयज के मुकाबले हमारे अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है या हम बेहतर लोग हैं, जिस वजह से हमको मौका मिला है कि हमको भी बुलाकर हमसे पूछा जा रहा है कि आपके क्या राय हैं। तो ये पार्टिसिपेशन उनके लिए मोटिवेशन का एक जरिया है। तो लिखा है इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो बस यही की एक्सप्लेनेशन। पर्टिकुलर इंसेंटिव के अंदर क्या आता है? फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नाउ लास्ट हम आते हैं पॉइंट की तरफ, वो है एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड सबने सुना होगा, वैसे कुछ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी उनको और भी ज्यादा पावर्स प्रोवाइड करना, उनके वर्क को और भी ऑटोनॉमी बनाना, उनको और ज़्यादा फ्रीडम्स प्रोवाइड करना, ये कुछ एम्पावरमेंट का तरीका हुआ। तो इट इन्वॉल्व्स गिविंग मोर फ्रीडम एंड पावर्स टू सबऑर्डिनेट। जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट को डिस्क्राइब किसी को करते हैं तो जिस तरह से करते हैं, जिस सेंस में करते हैं, वही समझ लो यहाँ भी है। एम्पावरमेंट मेक्स पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इंपॉर्टेंट एंड दे कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली बाय यूजिंग स्किल्स एंड टैलेंट्स इन द जॉब परफॉर्मेंस। तो इस तरह से आज हमने खत्म किया हर तरह के इंसेंटिव्स को, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। और लास्ट में तुम लोगों के लिए मैंने लिखा हुआ है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का डिफरेंस खुद से तुम लोग को पढ़ना है। एंड आई थिंक सब लोग पढ़ सकते हो और जरूरी भी है पढ़ना, सो दैट कि जो कुछ पढ़ा वो सब अच्छे से क्लियर कर सको। तो फाइनली सब लोग को आज की सारी बातें समझ में आ गई हैं? Yes, sir. Yes, sir.